नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इन खबर टीम के संपादक मिस्टर विजय शंकर तिवारी सर और हमारे सहयोगी वैभव जी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो भी पॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें क्या कुछ हलचल चल रही है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तिवारी जी से। देखिए, बिहार में इस समय बहुत ही राजनीति गर्म है। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और उधर आरजेडी की बैठक हो रही है। आरजेडी ने इसी बीच में कार्ड खेल दिया है दलित मुख्यमंत्री का। मुझे जहां तक लग रहा है कि दलित मुख्यमंत्री का कार्ड इसलिए खेला गया है क्योंकि जीतन राम मांझी को वो अपने पाले में करना चाहती है। जीतन राम मांझी अभी तक तो यही कह रहे थे कि हम जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे, लेकिन एक पद एक ऐसी चीज होती है, उसके झांसे में या उसके लोभ में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। जीतन राम मांझी के पाले में आते ही आरजेडी के जो विधायकों की संख्या है, जो जरूरत है, वो घट करके 3 या 4 पे कम पड़ेगी, बस उतनी रह जा रही है क्योंकि इनके 4 विधायक इधर आ जा रहे हैं। इसलिए खूब जोर जोर से इस बात को उछाला जा रहा है। ये बात लगभग तय हो चुकी है कि अब नीतीश कुमार गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जिस तरीके से अमित शाह के यहाँ जो बैठक हुई है उसमें जेपी नड्डा और चिराग पासवान पहुंचे हैं, वहां मंत्रणा हुई है, सारे सहयोगियों से बीजेपी बात कर रही है। उसका मतलब साफ है, यदि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ नहीं आना होता तो इन सहयोगियों से बात करने की अभी जरूरत क्या है। इससे एकदम खबर ये पक्की है कि अब प्लानिंग सब कुछ हो चुकी है। कल ही वो इस्तीफा देंगे क्योंकि उन्होंने जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है और कल ही जो है हो सकता है कि शाम तक शपथ ग्रहण हो जाए। उसमें एक चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2-4 और मंत्री शपथ ले सकते हैं। उसके बाद ये विधानसभा में विश्वास मत हासिल करे और फिर जो है उसका विस्तार करे, ऐसी बातें कही जा रही है। अब सबसे बड़ी बात एक और आ रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने कब कैसे ये मूड बनाया। तो आपको बता दें कि बिहार में जो राजनीति चल रही थी आरजेडी के साथ में, वो तो चल ही रही थी। तेजस्वी यादव अपनी चलाना चाहते थे, स्वाभाविक सी बात है, और राबड़ी देवी के घर पे अधिकारियों का तांता लग रहा था, वो नीतीश कुमार को ठीक नहीं लग रहा था। लालू यादव से जैसे नीतीश कुमार की उम्मीद थी कि हमारी मदद करेंगे या संयोजक बनाने में, पीएम पद के दावेदार बनाने में, शायद वो ऐसा नहीं कर सके। हालांकि जब बैठक ऑनलाइन हो रही थी और नीतीश के नाम आया था, जब राहुल गांधी बीच में ये बोल पड़े थे कि अभी ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं है और वो उनके नाम पे सहमत नहीं है, उस समय कहते हैं कि लालू यादव ने इनका नीतीश कुमार का समर्थन किया था और तेजस्वी ने यहां तक शायद कह दिया था कि यदि एक आदमी नहीं है तो उसकी वजह से फैसला नहीं टाला जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस डर गई, फैसला को टाल दिया। वो बात नीतीश कुमार को खटक गई। ये तो रही इधर की बात कि ना तो आपने पीएम पद का दावेदार बनाया, ना जो है संयोजक बनाया, तो इनका इधर से मोह भंग हुआ। लालू यादव से इसलिए मोह भंग हुआ क्योंकि उनकी जो 13 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई थी, उसी दिन से उन्होंने ये सोच लिया था कि अब साथ निभाना मुश्किल है। अब बात करते हैं इधर की कि एनडीए में आते हैं तो कहां कहां समीकरण गड़बड़ाएगा। चिराग पासवान का सबसे ज्यादा समीकरण गड़बड़ा रहा। उसके लिए फॉर्मूला ये निकाला जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को भी सरकार में शामिल कर लिया जाए। यद्यपि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, जो एक विधायक जीते थे वो चले गए थे नीतीश कुमार की पार्टी के साथ। नीतीश कुमार ने उसे अपने साथ मिला लिया था। तो हो सकता है कि 6 महीने तक कोई भी सदस्य जो है मंत्री रह सकता है बिना सदस्य बने भी, तब तक के लिए उनको शामिल किया जाए ताकि बैलेंस बना रहे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो ये तो चिराग पासवान को विश्वास में लेने की बात हुई। ऐसे ही हमको भी, यदि हम इधर अभी एनडीए में है, एनडीए में साथ रहता है तो हमको भी सरकार में शामिल किया जाएगा। ये है रणनीति कुल मिला जुला करके। वैभव, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद जो एनडीए की मौजूदा स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आने वाली हैं। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की नोकझोंक हम पिछले विधानसभा के सत्रों में देख चुके हैं, बिहार विधानसभा में। और इसके साथ ही चिराग पासवान से बिल्कुल नहीं बनती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ही थे जब रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में फूट डलवाई थी और बीजेपी आलाकमान से उन्होंने स्पेशल तौर पे खुद जाकर बात की थी कि केंद्रीय मंत्री पशुपत पारस को बनाना चाहिए। एलजेपी में फूट हुई, पशुपत पारस का रास्ता अलग हुआ, चिराग पासवान ने अलग पार्टी बना ली। और उसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी हैं एनडीए में अभी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 14 से 19 तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे मोदी सरकार में। 19 में जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी तब जेडीयू की ओर से ही कहा गया था कि अगर एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी। तो उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा फिर अलग होते हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। हालांकि उनकी कोई सीट निकलती नहीं है 19 के लोकसभा चुनाव में। तो अभी पहले जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है एनडीए में, खासकर बिहार में।
अब कैसे समायोजित करती है भारतीय जनता पार्टी इन सभी लोगों को लोकसभा चुनाव में, टिकट वितरण कैसे होता है, ये सब कुछ तय करेगी कि बिहार का भविष्य कैसा रहने वाला है। अभी दरअसल मुझे वैभव जहां तक लग रहा है कि सीट पे ये कम सोच रहे हैं, ये बीजेपी का पूरा जो फोकस है वो इस बात पे है कि कैसे इंडी गठबंधन को तोड़ा जाए। अभी जो परिस्थितियां है उसमें बीजेपी में पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आपने तोड़फोड़ कर दिया। ऑटोमेटिक जो है इंडी गठबंधन टूट रहा है। ममता बनर्जी का अलग राग है, अरविंद केजरीवाल का अलग है, अखिलेश यादव का अलग है और नीतीश कुमार का अलग है। तो बीजेपी का फोकस है कि जैसे ही ये गठबंधन टूटेगा, बनने से पहले ही टूट जाएगा, वैसे ही आधी जीत तो उसकी वैसे हो जाती है, क्योंकि कोई भी जंग, चाहे सियासी जंग हो चाहे जंग हो, मोराल से लड़ी जाती है, मनोबल से लड़ी जाती है। गठबंधन टूटा, मोराल डाउन हुआ। अंदाजा लगाइए इससे पूरे गठबंधन का जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, आप सबसे बड़े नेता मानिए, इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक कहने को है, लेकिन असल में तो सत्ता जो है या पावर जो है वो गांधी परिवार के पास ही। तो जैसे आसाम से बंगाल में घुसते हैं, 2 दिन के लिए अपनी यात्रा को वो रोकते हैं और भागे भागे दिल्ली आते हैं, इस डेवलपमेंट के मद्देनजर पता चलता है कि सिलीगुड़ी से उनकी एक रैली होनी थी। ममता बनर्जी ने उस रैली की इजाजत ही नहीं दी। अब कूच बिहार के बजाय जो है वो दूसरी जगह से वो रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं, सभा करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ प्रशासन फ्री है, उसे क्या किसको परमिशन देना है किसको नहीं देना है वो खुद फैसला करता है। फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करते हैं ममता बनर्जी को कि हमने यदि आपको सूचित नहीं किया तो इस वजह से सूचित नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से तर्क दिया कि जब हम पश्चिम बंगाल में आते तो आपसे डिस्कस करते वगैरह वगैरह। अब ममता बनर्जी खड़गे की बात नहीं सुनती है और वो कहती हैं कि से जो है आप स्वतंत्र हैं। अभी तक ममता बनर्जी ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी है कि हाँ हम राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होंगे और सिलीगुड़ी वाली जो यात्रा थी, जो रैली थी, उसको इजाजत दी जाएगी। तो अब खटास का अंदाजा लगाइए। जिस ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को रोक दिया संयोजक बनने से, पीएम उम्मीदवार बनने से, वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस को सीधे सीधे आंख दिखा रही है कि आपके कहने से नहीं, 2 सीट लेना है तो लीजिए और नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो गठबंधन है वो तो धराशायी हो चुका, जो कि बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि बिना लड़े ही जो है वो एक तरह से जंग को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तीनों घटक दल अलग हुए और इन लोगों का मोराल डाउन हुआ। अब अंदाजा लगाइए ना, स्टालिन का बयान आ रहा है, क्या करें? खड़गे जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों तीनों जहां अलग हुए कि गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, फिर तो एक तरफा मामला है। और नीतीश कुमार भी क्यों आ रहा है? बहुत चतुर सुजान है, उन्होंने ये पहल तो कर दी, गठबंधन बन गया, लेकिन उन्हें लगा कि तो जिस तरीके से पूरा देश राममय हुआ है, उसके बाद तो मोदी का और बीजेपी का पलड़ा भारी है। फिर जो है पिछला चुनाव 17 सीटों पर लड़ करके 16 सीटें जो लोकसभा में हम जीते थे, पता चला कि 4 और 5 सीटें भी नहीं आपको आने वाली। पहली बात तो कि उतनी सीटें मिलेगी ही नहीं लड़ने के लिए, उसके बाद लड़ भी गए तो उसकी गारंटी नहीं है, अंदर से सांसदों विधायकों का दबाव था। तो कई सारी चीजें, राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होता, कई सारी चीजें मिलकर के नीतीश कुमार को इस बात के लिए सेट किया कि अब आप जो है लौट चलिए। और नीतीश कुमार की वैसे भी विश्वसनीयता बची नहीं है। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है, बहुत मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी, क्योंकि उसे बड़ा टारगेट अचीव करना है, 2024 का चुनाव जीतना है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो बंद किए गए थे वो खोल दिए गए हैं। अभी भी कोई नेता साफ बयान नहीं दे रहा, बस इतना ही कहता है कि राजनीति में हमेशा के लिए किसी के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जब कल वो रिजाइन करेंगे और शपथ लेंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार का इस समय स्वार्थ है कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा है। आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही थी, ऐसे में उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास और भी विकल्प है। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही कि सांसदों का दबाव था, पूरा सांसदों का दबाव और ये लोकसभा चुनाव का टिकट वितरण ही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। अभी तक ऐसा लग रहा है। जो पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार का कहना था कि हम 17 पर लड़ेंगे। 17 पे पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने आरजेडी को 23 लोकसभा सीटें दे दी थी। आरजेडी से कहा था कि आप 23 लीजिए, इसमें से आप जितना मर्जी कांग्रेस को दीजिए, लेफ्ट वालों को दीजिए, या किसी और को देना है या अपने पास रखना है। ये लेफ्ट और कांग्रेस आपके गठबंधन के साथी हैं, हमारे नहीं। हम 17 पे लड़े थे, 17 पे ही लड़ेंगे। तो सारी खटास, सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ और इसके बाद ही आज नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कही, इंडिया गठबंधन को धक्का लगेगा। बिल्कुल लगेगा। इंडिया गठबंधन बनने की शुरुआत ही नीतीश कुमार ने ही की थी। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से, जैसे यूपी में जयंत चौधरी चले जाते, कोई और नेता चला जाता, कोई और दल चला जाता, तो उतना बड़ा संदेश ना जाता जितना नीतीश कुमार के जाने से जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी हर रैली में, हर घर पर जाकर ये जरूर बताएगी कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाली जिनमें सबसे बड़ी भूमिका थी वही नेता आज हमारे साथ आ गया है। तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व बचा कहां है? जो नेता स्टालिन से लेके कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घर जा रहा है, यहाँ हेमंत सोरेन से मिल रहा है, दिल्ली में केजरीवाल से मिल रहा है, सबको एकजुट करके और पहली बैठक इंडिया गठबंधन की पटना में करवाता है, वही नेता आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जा रहा है। सर, आपने जैसे बताया कि जो झटका है वो इंडिया गठबंधन को भी लगा है और उसी के साथ एक झटका जो है वो आरजेडी को भी लगा है। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी उस पार्टी की? क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव ने ये भी बोला है कि हम इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से किसी के ताजपोश। देखिए, वो क्या है कि राजनीतिक दलों का काम होता है कि जिस वक्त आप हार रहे होते हैं उस वक्त भी नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके रखना है। दरअसल आरजेडी ये बताना चाहती है कि नीतीश कुमार जी इतनी आसानी से आपको एनडीए के साथ मिलकर के हम सरकार नहीं बनाने देंगे। लालू यादव बाहर हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तोड़ फोड़ करके वो भी दावा पेश करें। जैसे ही इनका इस्तीफा होगा, आरजेडी ये भी हो सकता है कि परेड करा करके और अपना दावा पेश करे सरकार बनाने के लिए। इधर से नीतीश कुमार भी दावा पेश करेंगे। उस स्थिति में राज्यपाल को फैसला लेना होता है। तो वो जो आज बैठक हो रही है और जो दलित मुख्यमंत्री का कार्ड चला गया है, जो नीतीश कुमार ने 2014 के हार के बाद ही आजमा लिया था जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके, वही पासा आरजेडी ने फिर से फेंक दिया है। बहुत होशियारी से फेंका है, क्योंकि दलितों की जो संख्या है और जो मतदाता है उनको टारगेट करके, ताकि पिछड़े और दलितों की यदि बात हो तो उसमें दलितों के प्रति लोगों की सहानुभूति दिखे। देख रहा था मैं आज कृषि मंत्री हैं फिलहाल, वो जो है इस कार्ड के लिए काफी बहस कर रहे थे कि क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इनकी भी कोशिश होगी सरकार बनाने की, हमको साधने की कोशिश हो रही है और बाकी तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी वो होने नहीं देगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, राज्यपाल बीजेपी का है और अभी जो है स्पीकर का रोल आना नहीं है। स्पीकर का रोल वहां पे आता है जब दल बदल होता है, तब जाकर के। अभी तो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो भूमिका है वो राज्यपाल की है। इस्तीफा होगा, इस्तीफे के बाद और कवायद शुरू होगी। यदि आरजेडी ने अपनी पक्की रणनीति बना ली है कि नहीं हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि सरकार बना लेंगे, तब जाकर के दोनों तरफ से दावेदारी होगी। वो अभी दिख नहीं रहा। यदि हम के 4 लोग चले भी जाते हैं, AIM और एक निर्दलीय है उसको भी वो साथ लेते हैं, फिर भी उनकी जो है 2 सीटें कम पड़ रही है। ठीक है, तो 2 सीटें कम पड़ रही है तो 2 किससे तोड़ोगे आप? क्या कांग्रेस तो आप 19 काउंट करके चल रहे हो, बीजेपी कह रही है कि 10 लोग हमारे साथ संपर्क में है और संभवतः उसमें नीतीश कुमार भी मध्यस्थ हैं। तो आप 2 ही विधायक लाओगे कहां से? आपने अपना मैक्सिमम जोड़ लिया कि AIM भी हमारे साथ आ जाएगा, निर्दलीय भी आ जाएगा और हम भी आ जाएंगे। लेकिन जेडीयू और बीजेपी तो आपके साथ नहीं आ रही है। एक का 78 है और एक का 45 है, आप जोड़ लीजिए, अभी भी जो है ये बहुमत में है। तो इतना आसान नहीं है। हाँ, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है और हम भी सरकार बनाने की स्थिति में है। सर, इसी बीच ये भी एक खबर आई थी कि वो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं उनका हम इस्तीफा दिलवा देंगे, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। और ये जो है यही काम ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के जो असंतुष्ट है, ये बात तो मान के चलिए कि जब आप सत्ता में होते हैं और जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, खास तौर से कांग्रेस के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि राज्यों में और केंद्र में लंबे समय तक वो सत्ता में रही है, उसके नेताओं को सत्ता में रहने की आदत है। अब कांग्रेस के विधायकों को ये दिख रहा है कि 2 साल के लिए सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तो ये लोग भी तो वही काम कर सकते हैं। मान लें कि आपने जेडीयू के 5 विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया, ये 13 विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया, फिर भी तो जब ये सरकार बना लेंगे तो टाइम देंगे ना बहुमत साबित करने के लिए। उतनी देर में तो खेल हो जाता है। उसके बाद आप स्पीकर के यहाँ और कोर्ट का रुख करते रहिएगा। मान के चलिए कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश होनी है और नीतीश कुमार को आरजेडी ये बताने की कोशिश करेगी कि इतनी स्मूथली जो है आपको हम सत्ता ट्रांसफर नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि राजद के हाथ में अब मुझे उतना कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जैसे उर्वशी ने कहा कि 5 जेडीयू के विधायकों को तोड़ दें। अभी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है, 243 की विधानसभा है बिहार की। अगर इसमें से अगर आप बीजेपी और जेडीयू के 9 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दें या 10 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दें, जब आप बहुमत का आंकड़ा 130 से 132 तक ले जाएंगे, तभी आप 116 जो है तब बहुमत में पहुंच जाएंगे। ऐसा होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि कोई भी पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर तभी टूट पाती है जब उसके पास दिल्ली की ताकत होती है। हम महाराष्ट्र में ऐसा देख चुके हैं। बिना दिल्ली की ताकत के आप किसी दल को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको फिर बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जेडीयू की 2/3 से ज्यादा विधायक आप तोड़ ले जाएं।
अगर शपथ ले भी लेते हैं तो उसके बाद आपको उपचुनाव में जाना होगा, उपचुनाव में उसका कैसा नतीजा आता है ये भी तय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ऐसा रिस्क लेने वाले हैं कोई। नहीं, वो रिस्क ले भी ले वैभव। तो जेडीयू के जो विधायक है, मान लीजिए 13 को इन्होंने जो पहले साझा जो बैठक हुई थी, वो 2 साल के लिए क्यों सत्ता से बाहर होना चाहेंगे भाई? 2 साल अभी लगभग वहां पे टाइम है। आपके कहने से वो इस्तीफा देकर के क्यों मूर्ख बन जाएंगे भाई? 2-4 को आप साध सकते हो, उतने से बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तो आप साधोगे तो जिसके हाथ में सत्ता है वो नहीं साधेगा। वो भी कोशिश करेगा कि आपकी पार्टी से, कांग्रेस से और जो लेफ्ट है उससे वो तोड़ करके इधर ले आए। वो गेम चलता रहेगा। मेन बात क्या है कि मान लीजिए कि कल नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, शाम तक शपथ हो जाती है। उसके बाद आप जिन भी विधायकों को लेते देते रहिए, उसके बाद तो विधानसभा में साबित करने की बारी आएगी ना। उसके बाद तो बहुत टाइम स्पेस मिलेगा। ठीक है, ये अपनी रणनीति बना रहे हैं, सब कुछ डिपेंड कर रहा है राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी लिस्ट है, हम इनकी परेड करा रहे हैं। जो इस्तीफा देने वाले हैं उनका तो आप लिस्ट पेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस्तीफा तो आप उनसे बाद में दिलवाओगे। तो मुझे भी यही लग रहा है कि आरजेडी बस बात को और पूरी सत्ता पलट को उलझाना चाहती है, बाकी अभी उनके दाव में कोई दम नहीं दिख रहा है। और सर, इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व भी बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहा कि बार बार नीतीश आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। अभी जो बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो एक पगड़ी पहनते हैं। उन्होंने पगड़ी पहनने के पीछे जो अपना तर्क दिया था कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे। तो इस तरह की बयानबाजियां बीजेपी बिहार के नेता देते थे। अब वो किस तरह से स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी कैसे स्वीकार करेंगे, ये बड़ा। एक बात होती है वैभव, देखिए क्या होता है कहीं भी कि जब आप स्थानीय स्तर पे काम कर रहे होते हैं, पटना में काम कर रहे हैं, बिहार के जिलों में काम कर रहे हैं, तो उन नेताओं को पीड़ा होती है कि अभी तो हम नीतीश कुमार से लड़ रहे थे, नीतीश कुमार ने इस समय बीजेपी को धोखा दिया, यहाँ पे इस घटना में बीजेपी के नेताओं को उन्होंने उपेक्षा की, क्राइम हुआ तो साथ नहीं दिया, वगैरह वगैरह। उनके मन में ये बात होती है। लेकिन जैसे ही वो प्रदेश या केंद्र नेतृत्व के सामने आते हैं और वहां समझाया जाता है कि देखो बड़ा टारगेट अचीव करना है, ये टेम्परेरी पीरियड है, हम जो है लड़ाई लड़ेंगे 2025 में ताकि अपना सीएम बना सके, तो फिर उन्हें उस बात को चाहे मन मार के मजबूरी में ही सही उन्हें भुलाना पड़ता है। तो वो भुला देंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का वो सुर नहीं है। विजय सिन्हा को भी मैंने सुना, सुशील मोदी को भी सुना, और भी नेता तारकिशोर प्रसाद को सुना, सब यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज राजनीति में अस्थायी नहीं होती है, ये संभावनाओं का खेल है। लिहाजा हर समय जिसको आप कहते हैं कि नहीं हम इनकी तरफ देखेंगे नहीं, आप मान के चलिए कि जिस समय आप बोल रहे हैं कि हम इनकी तरफ देखेंगे नहीं, उसी बात में छुपा हुआ है कि वक्त आएगा तो हम इनसे देखेंगे भी और गले मिलेंगे भी। वही हाल नीतीश के साथ होने जा रहा है। नीतीश कहां से कंफर्टेबल फील करेंगे? कल तक आप ही तो बोल रहे थे मोदी साहब को, अजी इन लोगों को कुछ पता है जी, ये लोग कुछ कर रहे हैं, नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वगैरह वगैरह कल तक बोल रहे थे। अब देखिएगा कैसे गुणगान करेंगे। अभी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में जाएंगे तो कैसे ये हाथ मिलाएंगे और कैसे गले मिलेंगे। यही तो राजनीति है कि कल तक सुहाते नहीं थे। मान लीजिए 1994 तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था, दोनों एक ही आंदोलन से निकले थे, जेपी आंदोलन से, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन बैठे बैठे कुछ बात हो रही थी, नीतीश कुमार को लालू यादव की कोई बात पसंद नहीं आई। कहते हैं कि लालू यादव ने किसी बात पे थोड़ा सा इनको झिटक दिया। नीतीश कुमार बहुत जिद्दी हैं, उसी दिन ठान लिया कि अब इनके साथ नहीं रहना है। उन्होंने 94 में ही जो है वो वहां से वो अलग होते हैं। अलग होने के बाद वो समता पार्टी बनाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। 95 के चुनाव में वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। 96 में बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं। 17 सालों तक गठबंधन चलता है 2013 तक, और फिर 2013 आने के बाद जो है इधर उधर वो होते रहे। तो वो भी तो कई जगह अपने ईगो को मार करके एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट हर किसी को करना पड़ता है। नीतीश कुमार भी करेंगे और बीजेपी भी करेगी। बीजेपी के सामने बड़ा टारगेट है और नीतीश कुमार के सामने बड़ा टारगेट नहीं। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि ये उनकी राजनीतिक पारी आखिरी पारी होगी। उन्हें अब ये है कि मान ली कि अभी 2 साल मुख्यमंत्री रह ले और बाद के लिए कुछ व्यवस्था कर ले ताकि सत्ता में बने रहे। प्रशांत किशोर बहुत सही बात बोलते हैं कि ये जो 5 और 10 वाले नीतीश कुमार थे अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। कहां तो उन्होंने 2014 में हार के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, कुर्सी से चिपके नहीं रहे थे, नैतिक जिम्मेदारी ले ली थी। और कहां अब जब आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी है तो आप नैतिक जिम्मेदारी ले नहीं पा रहे हैं, आपको कुर्सी प्यारी हो गई है। तो मनुष्य के जीवन में जो है ना वो पड़ाव में बदलाव होते रहते हैं। नीतीश कुमार के विचारों में काफी बदलाव आ गया है और अब वो सुशासन बाबू बचे भी नहीं है। उनकी जहां तक विश्वसनीयता की बात है तो आम आदमी के रूप में अब तो वो पलटू राम के रूप में वो भी सोच रहे होंगे अब तो मुझे लोग इसी रूप में जानते हैं, तो जो खेलना है वो खेल लो।
और सर, इन सब में से एक बात और निकल के सामने आती है कि नीतीश कुमार के उस सपने का क्या होगा जो वो प्रधानमंत्री बनने का देख रहे हैं शुरुआत से ही, जिस सपने को लेकर उन्होंने 2013 में एनडीए छोड़ा कि आपने नरेंद्र मोदी जी को कैसे उम्मीदवार बना दिया, चेहरा बना दिया। उस सपने को लेकर जब उन्होंने 2015 में महागठबंधन बनाया, 17 में जब इन्होंने फिर से एनडीए में आए और उसके बाद 22 में फिर से एनडीए छोड़ा, तभी ये मान लगाया गया कि इनका प्रधानमंत्री का सपना अभी कहीं ना कहीं अंदर छिपा हुआ है। तो अगर ये बीजेपी एनडीए के साथ जाते हैं तो सपने को हमेशा के लिए ही इनको मार देना होगा, क्योंकि बीजेपी एनडीए में मोदी के अलावा कोई और चेहरा कभी वजह समझिए। देखिए यही नीतीश कुमार है, कभी कभी सही बात भी बोलते हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं एक प्रदेश की पार्टी हूं, हम अपनी हैसियत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है। तो अच्छी तरह से जब वाकिफ है तो ये भी आपको पता है कि 17 सांसद 16 सांसद लेकर के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यदि चंद्रशेखर और देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी भी संख्या 40-50 से ऊपर रही थी। तो ये राजनीति में होता है कि अपने पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने को नेता के रूप में स्टेब्लिश करने के लिए ऐसा किया जाता है कि पीएम के दावेदार। अदरवाइज नीतीश कुमार भी जानते हैं कि गठबंधन का पीएम का दावेदार कितना बना मुश्किल है। आप सत्ता में आ नहीं रहे, दावेदार बन भी गए तो क्या होगा, 2-4 महीना आपके ऊपर चर्चा हो जाएगी। न जाने यहाँ कितने दावेदार बने हैं, कौन इतिहास को याद रखता है, कोई इतिहास को याद नहीं रखता है। ये हकीकत नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप या तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं या बीजेपी से मिलकर चलेंगे तो किसी राज्य के गवर्नर हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद भी जो मैं सुना हूं कि उस समय जो अलग हुए हैं वो कम से कम उपराष्ट्रपति पद चाहते थे, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है। और पता चला कि आप वहां पर खेल करने लगे तो, क्योंकि विश्वास नाम की जो चीज है वो नीतीश के साथ कोई नहीं कर रहा है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल सर, और देखा जाए तो संख्या बल के हिसाब से नीतीश बहुत कमजोर हो गए हैं। कहां 2009 का विधानसभा चुनाव मुझे याद है, बिहार का एनडीए के साथ थे ये, 200 से ज्यादा एनडीए जीतती है सीटें, 115 सीटें अकेले जेडीयू के पास थी। उसके बाद जो 2015 का चुनाव होता है, इनके पास 71 सीटें थी। 2020 आते आते ये 45 तक इनकी संख्या पहुंच गई। तो संख्या बल बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, उम्र भी साथ नहीं दे रही। कई बार इनके बयानों से मुझे ऐसा नजर आता है, बिहार के बहुत सारे लोगों को नजर आता है, दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को, पत्रकारों को भी नजर आता है, कुछ भी बोल देना, अनाप शनाप जिसको कहते हैं, विधानसभा महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें। तो मुझे लगता है सच में आप सर कह रहे हैं अंतिम पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार। एकदम वो अंतिम पारी खेल रहे हैं, और अंतिम पारी में वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे भी मतलब उनके पास कोई चेयर रहे। प्रशांत किशोर एकदम सही एनालिसिस करते हैं, उसी चेयर के जुगाड़ में 2 साल आप मुख्यमंत्री रह जाएंगे, उसके बाद की व्यवस्था बीजेपी के साथ बने रहेंगे तो बीजेपी का भविष्य साफ साफ दिख रहा है। 2024 के लिए संकेत बीजेपी और एनडीए को अभी से मिल रहे हैं। इसके बाद 2029 का चुनाव आएगा, उससे पहले डिलिमिटेशन होगा, उसका प्लान अभी से बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तैयार है। तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, मोदी के पैरेलल कोई नेता विपक्ष में दिख ही नहीं रहा है, कोई रणनीति नहीं दिख रही है। अब क्या है, स्टालिन आज क्यों बयान दे रहे हैं, एकदम से विपक्ष में घबराहट है कि चुनाव सिर पे आ गया और हम में जो है अभी एकता तक नहीं हो रही। अभी कायदे से पूछिए तो गठबंधन क्या जमीन पे अभी उतरा है, नहीं उतरा। जब आप सीट शेयरिंग कर लेंगे और कहेंगे कि अब हम जा रहे हैं मैदान में, तब जा करके हम मानेंगे कि हाँ गठबंधन अब जमीन पे उतर गया। आपकी एक भी अभी तक संयुक्त रैली नहीं हुई और आप तैयारी कर रहे हैं 23 जून से। बिल्कुल सर, इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो अभी बिहार के घटनाक्रम पे हम बात कर रहे हैं, इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात नजर आई वो है कांग्रेस की निष्क्रियता की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निष्क्रिय नजर आई। ऐसा माना जाता है कि सोनिया गांधी का नीतीश कुमार से काफी अच्छा संबंध है, नीतीश उनकी बात नहीं टाल सकते, ऐसा राजनीतिक तौर पे माना जाता है। ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा कहा जाता है कि सोनिया से उनका काफी अच्छा संबंध है। तो सोनिया गांधी कहां पर है, खड़गे कहां पर है, क्या उन्होंने नीतीश को मनाने की कोशिश की, क्या एक भी फोन कॉल गांधी परिवार या दिल्ली में खड़गे से गया नीतीश कुमार को? मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी तक खबरों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं आया है। एक बार कहा जाता है कि खड़गे ने और राहुल गांधी ने बात की थी जब ये ऑनलाइन मीटिंग हुई थी उससे पहले, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी और संयोजक बनाने को बात हुई थी। उसी समय जो है इन लोगों की बात उद्धव ठाकरे से भी हुई थी। देखिए है क्या ना, किसी भी चाहे इंसान हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, जो उसके पास है उसमें से उसको देने में बहुत दिक्कत होती है। ये सच है कि विपक्ष में चाहे जितनी पार्टियां हो उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी नेशनल पार्टी, कहने को तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल है, कांग्रेस ही एक ऐसी नेशनल पार्टी है जिसका कि देश भर में ढांचा है। कांग्रेस ने इस देश पे 50-55 साल राज किया है। अब कांग्रेस कैसे अपना ये अपर हैंड छोड़ सकती है कि अच्छा आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जो आप कहेंगे वो मैं मान जाएंगे? ऐसा हो सकता है? भला कतई नहीं होगा। यदि कांग्रेस हिंदी पट्टी के तीनों राज्य जीत गई होती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान,
तब कांग्रेस का रोल कोई कुछ और होता, और इसी बात के लिए वो टालती रही कि पहले इन तीनों राज्यों का रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आया, वो उसके अगेंस्ट चला गया, इसलिए कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन कमजोर होने का मतलब ये नहीं, और कांग्रेस ये भी तो सोच सकती है, अच्छा चलिए इससे ज्यादा क्या होगा। पहली बात जो है 2014 में हम 44 पाए थे, इस बार शायद 254 पाए, अरे 44 पाए थे और इस बार शायद 54 पाए थे या 52 पाए थे। तो इससे ज्यादा और हमारा क्या बिगड़ेगा। यदि आप लोग तैयार ही नहीं है मोदी को रोकने के लिए, तो सब जने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड झेलो, हम भी झेल रहे हैं, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी झेल रहे हैं। तो इसमें सबका गरज है, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और लोग हों, सबको मिल करके सबकी मजबूरियां इन सबको मिला रही थी। और ऐसी स्थिति में एक नौबती भी आ सकती है कि कांग्रेस छोड़ देगी, ठीक है अलग अलग चुनाव लड़ लीजिए। सर, जैसे समाजवादी पार्टी की भी अभी एक खबर सामने आ रही है कि गठबंधन की जो बात है वो तो पक्की हो गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 11 सीटें देंगे, और इनकी इस बात को लेकर ये जो इंडिया अलायंस है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक बात है कि समाजवादी पार्टी सीट बांटेगी, बहुत पहले वो क्लियर कर चुके हैं कि आपने 3 राज्यों में अपनी मनमानी कर ली, उत्तर प्रदेश में हम सीट बांटेंगे, आप सीट नहीं बांटेंगे, हम सीट बांटेंगे। देखिए, हमारे साथ राकेश सिंह भी जुड़ गए हैं, आप बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या खेला हो रहा है, बिहार के रहने वाले हैं। देखिए बाबा हमारे लिए खास हैं, क्योंकि जब इनके साथ चर्चा होती है तो ये ग्राउंड जीरो के एकदम पुख्ता जानकारी देते हैं। लेकिन बिहार की बात है, बिहार की बात करेंगे। बिहार में स्थिति स्पष्ट है बाबा, बिहार की स्थिति स्पष्ट है। अब सरकार जो है बीजेपी और जेडीयू की बनने जा रही है, और इसमें पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। अब कुछ बचा नहीं है। अब आरजेडी की बैठक अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ। अब इंडी गठबंधन का क्या होगा। ममता अलग नाराज है, उनकी सिलीगुड़ी में रैली होनी थी राहुल गांधी की, उसको उन्होंने इजाजत नहीं दी। अब इनको अपना प्लान बदलना पड़ रहा है, तो ममता नाराज है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ने जा रहे हैं, इधर अखिलेश यादव ताल ठोक रहे। क्या ढह गया, बनने से पहले ही ढह गया। देखिए, बनने से पहले ही ढह गया, सही आपने कहा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप जो है ऐसे शब्द दे देते हैं कि मजा आ जाता है। तो ये एनडी अलायंस में कुछ बचा नहीं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने जानकारी एक्स पर दे दी कि भाई आपको 11 कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस बोल रहे हैं कि भाई अभी बातचीत चल रही है, बताइए। हाँ। तो उसका दशा दिशा फिर वही होना है। ममता बनर्जी देखिए, आप लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी किस तरह से ममता जी के बारे में बयान दे रहे थे, ठीक है। अब आप जो हैं पार्टी अध्यक्ष अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उसको रोकेंगे नहीं। आप कहिए बातचीत, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आपके नेता किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये नहीं चल सकती। और कमोवेश वही आपके पंजाब में है, आप पार्टी देखिए, वो तेरा कह रहे हैं कि भैया हम तो लड़ेंगे, अल्लाह को इनसे कोई मतलब है नहीं। तो ये कुछ बचा नहीं। आप साउथ तो क्या माना जाए कि मतलब कि आपने जंग के मैदान में उतरने से पहले ही सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं कर दिया, अब हो गया कि ये तुषारापात हो गया। जो इनका प्लान था वो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। बाबा ऐसा है कि आप साउथ में लड़िएगा, साउथ में कहीं है नहीं। आप वहां जाइएगा, डीएमके है। आप केरला में एक आपके लिए स्कोप बनता है, तो वो भी तो लेफ्ट कर रहा है कि वायनाड छोड़ो, वायनाड छोड़ो। हाँ। तो आप समझिए स्थिति। अब आप इधर उत्तर भारत का भी स्थिति देख ही रहे हैं, तीनों स्टेट में आप चली गए तो यहाँ कुछ बचा नहीं। अच्छा ये बताइए, हाँ। तो ये जो 303 आया था पिछली बार 2019 में, तो क्या 400 के पार भी जा सकता है? देखिए, मेरे को पता नहीं बाबा। अब जो स्थितियां लग रही है, अब स्थिति हमको लगता है, अब लगता है कि 400 प्लस होगा। आप तो ज्यादा दे देते हैं जानकारी, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की जानकारी जब दिए थे तो हम उससे बड़ा आपसे प्रभावित रहते हैं। करे भाई, उत्तर प्रदेश में भी आपने कह दिया, अरे कुछ भी, हम लोग अखिलेश के देख रहे थे कि रैलियां में भीड़ आ रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि ना कुछ नहीं भैया, वो योगी जी दूसरी बार बन रहे हैं। हुआ वही। छत्तीसगढ़ में भी आपने कह दिया, करे राकेश जी अब कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हैं। स्थिति तो आप देख लीजिएगा क्या पड़ने वाली है वहां। बीजेपी और कोई भी पत्रकार नहीं कर रहा था, आप ही एक गए इस तरह की जानकारी दी और हम लोग सटीक उस पे हुए। और लेकिन यहाँ पर हमको लगता है जो स्थितियां पैदा हो रही है, तो उसमें हमको नहीं लग रहा है कि ये जो रथ है वो रुकने वाला है। ये 400 के करीब आसपास पहुंचेगा। यानी कि जो राजीव गांधी को मिला था बीजेपी का वो सपना है कि हम उसके इर्द गिर्द पहुंचे, वो जो है जिस तरीके से की फूट यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो उसी दिशा में जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त है, देखते हैं कि स्थिति को ये संभाल लेते हैं। लगता तो नहीं है कि संभाल पाएंगे। और फिर आपसे मिलते हैं। अब ये जरा बैठक हो जाने दे, 4 बजे वाली बैठक हो रही है, फिर मिलेंगे। ठीक, शुक्रिया।